अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सल्तनत उस्मानिया शुरू से आखिर तक हमेशा अंदरूनी और बैरूनी साजिशों और गद्दारों से लड़ती रही। आज हम सल्तनत उस्मानिया के एक दुश्मन कबीला और रियासत करमान की बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आइंदा आने वाली हमारी तमाम दिलचस्प और तारीखी मालूमाती वीडियोज़ आप मिस ना कर सकें। नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया एक बड़ी आलमी ताकत थी जो 13वीं सदी के आखिर में शुरू हुई और 20वीं सदी के अवाइल तक मौजूद थी। इसकी बुनियाद उस्मान अव्वल ने 1299 में रखी थी और ये सल्तनत 600 साल से ज़ायद अरसे तक कायम रही। सल्तनत का मरकज़ इब्तदाई तौर पर मौजूदा तुर्की में अनातोलिया में था, लेकिन इसने मशरक़ वुस्ता, मशरक़ यूरोप और शुमाली अफ्रीका के बेशतर हिस्सों को शामिल कर लिया। उस्मानियों को अपनी फ़ौजी ताकत के लिए जाना जाता था और वो एक वसी इलाके को फतह और कंट्रोल करने के काबिल थे, और ये अपने वक्त की ताकतवर तरीन सल्तनतों में से एक बन गई। अनातोलिया का करमान कबीला, जिसे करमान ओगलरी भी कहा जाता है, 14वीं और 15वीं सदी में एक मुमताज़ तुर्क अमारत थी और उनके इलाके में जदीद दौर के तुर्की के साथ साथ शाम और इराक के कुछ हिस्से भी शामिल थे। करमानी अपनी फ़ौजी ताकत के लिए मशहूर थे। वो अक्सर सल्तनत उस्मानिया के साथ साथ अपनी पड़ोसी रियासतों के साथ तनाज़ात में मसरूफ़ रहते थे। उन्होंने हित्ते की सकाफ़ती और इक़्तिसादी तरक्की में भी अहम किरदार अदा किया और उनका दारुल हुकूमत करमान तजारत और तालीम का मरकज़ था। करमान रियासत की बुनियाद 14वीं सदी में करमानियों ने रखी। ये एक तुर्क ख़ानदान है जो वस्ती अनातोलिया के इलाके करमान से निकला था। रियासत का बानी करमान बे एक जंगजू और तुर्कमान कबाइल का रहनुमा था जो उस इलाके में रहते थे। उसने इलाके पर कंट्रोल कायम किया और खुद को करमान रियासत का हुक्मरान करार दिया। करमान रियासत की बुनियाद की सही तारीख वाज़े नहीं है, लेकिन ख्याल किया जाता है कि ये 1300 के आसपास कायम हुई थी। करमानियों ने इब्तदा में इस इलाके पर अपनी पहचान हासिल करने और अपना कंट्रोल मजबूत करने के लिए जद्दोजहद की और वो इसमें कामयाब रहे और खुद को एक ताकतवर रियासत के तौर पर कायम किया। करमान रियासत अपनी फ़ौजी ताकत और सकाफ़ती कामयाबियों के लिए मशहूर हुई और उसके हुक्मरान फ़न और फ़न तामीर की सरपरस्ती के लिए जाने जाते थे। रियासत ने अपने इलाके को वुसअत दी और वस्ती अनातोलिया के बड़े हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लिया, जो हित्ते की अहम तरीन रियासतों में से एक बन गई। करमानी और उस्मानी अनातोलिया के कंट्रोल के लिए हरीफ थे और इलाके और ताकत का हसूल दोनों रियासतों के दरमियान तनाज़ात का बायस बना। करमानी 14वीं और 15वीं सदी के दौरान अनातोलिया की सबसे ताकतवर रियासतों में से एक थी और उनका कोनिया शहर समेत वस्ती अनातोलिया के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल था। दूसरी तरफ उस्मानी अनातोलिया में भी अपने इलाके को बढ़ा रहे थे और इलाके पर कंट्रोल के लिए करमानियों से मुकाबला भी कर रहे थे। इसके अलावा दोनों रियासतों के दरमियान नज़रियाती इख्तलाफात भी थे। करमानी सुन्नी इस्लाम के हनफी मसलक के पैरोकार थे, जबकि उस्मानी हम्बली मसलक के पैरोकार थे। ये इख्तलाफात दोनों रियासतों के दरमियान मजहबी और सकाफ़ती तनाज़ात का बायस बने। इसके अलावा करमानियों की शोहरत मजबूती से आज़ाद होने की थी और वो उस्मानी हुक्मरानों के सामने सर तस्लीमें हम करने को तैयार नहीं थे। यही वजह है कि उस्मानियों ने उन्हें अनातोलिया में अपनी तोसी के लिए खतरा समझा। इसलिए उस्मानियों ने करमान रियासत को फतह करने का फैसला किया। सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के दौर में उन दोनों रियासतों के दरमियान सिर्फ लफ्जी जंग जारी थी, लेकिन उस्मान अव्वल के बाद दूसरे सलातीन के दौर में मामूली झड़पों के बाद बिल-आखिर 1484 में बायजीद दोम ने रियासत को फतह करने और उसे सल्तनत उस्मानिया में शामिल करने के मकसद के साथ करमान के खिलाफ फौजी मुहिम शुरू की। करमानियों ने सख्त मुज़ाहमत की, लेकिन आखिरकार उस्मानी फ़ौज के हाथों शिकस्त खा गई। करमान रियासत को 1487 में सुल्तान बायजीद दोम के दौर में सल्तनत उस्मानिया ने फतह किया था। उस्मानी अनातोलिया में अपने इलाके को बढ़ा रहे थे और पहले ही बहुत सी पड़ोसी रियासतों पर कंट्रोल हासिल कर चुके थे।
اور 15ویں صدی کے اواخر میں کرمان ریاست کو سلطنت عثمانیہ نے بالآخر فتح کر لیا اور اس کو عثمانی ریاست میں شامل کر لیا گیا۔ کرمان کے زوال کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ نے اناطولیہ پر اپنی فتح مکمل کر لی اور پورے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ کرمانیوں کو اپنی زمینیں اور ٹائٹل عثمانی سلطنت کے جاگیر کے طور پر رکھنے کی اجازت تھی، لیکن وہ اپنی خود مختاری کھو بیٹھے اور عثمانی حکومت کے تابع رہے۔ فتح کے بعد عثمانیوں نے اس علاقے کا نظم و نسق چلانے اور اسے اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے ایک گورنر یا بیلر مقرر کیا۔ انہوں نے اپنے قانونی اور انتظامی نظام کو کرمانی اور ان کی رعایا پر بھی لاگو کر دیا، اور کرمانی امیروں سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ ضرورت پڑنے پر عثمانی فوج کو دستے اور وسائل فراہم کریں گے۔ عثمانیوں نے بھی اس علاقے پر اپنی ثقافت اور مذہب کو متعارف کرایا، اور بہت سے کرمانی رئیسوں اور حکام نے اسلام قبول کیا اور عثمانی رسوم و رواج کو اپنایا۔ کرمانی تاہم اپنی کچھ روایات اور ثقافت کو محفوظ رکھنے میں کامیاب رہے، اور یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ کے اندر ایک منفرد شناخت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ کرمانیوں نے عثمانی انتظامیہ میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان میں سے بہت سے اعلیٰ عہدیداروں اور فوجی رہنماؤں کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے، اور ان میں سے کچھ تو سلطنت عثمانیہ میں سب سے اعلیٰ انتظامی عہدے یعنی وزیروں کے عہدے تک پہنچ گئے تھے۔ مجموعی طور پر عثمانیوں نے ان کی فوجی طاقت اور وقار کے اعتراف میں دوسری مفتوحہ ریاستوں کے مقابلے میں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا۔